सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज से हमारी जो मैराथन सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। होपफुली मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी और आप इसका रिवीजन ज़रूर करेंगे। बहुत क्विक रिवीजन है, बहुत डिटेल में ना समझाते हुए, बहुत फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में और वही मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो वो चैप्टर ना पढ़कर जो मेन पॉइंट्स हैं वही हम पढ़ेंगे। ये बट येस, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं रहेगी जो कि आपसे छूट जाएगी, और अगर छूट भी जाएगी तो अभी हमारे पास टाइम है। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसी महीने के अंदर मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। पहले इंग्लिश के अंदर वीडियो है, उसके बाद अगर किसी को हिंदी में भी समझना है तो इसके बाद हिंदी में भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो सिलेबस वगैरह है या जो भी मैराथन सीरीज़ का जो टाइम टेबल था वो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दिया गया था। टेलीग्राम चैनल पर भी वो अपलोडेड है, पोस्ट पर भी अपलोडेड है। आप वहाँ से थोड़ा सा अपना उसको प्रिंट आउट निकलवा कर रख सकते हैं या लिख सकते हैं कि आज हमने क्या किया। सिलेबस आप अपने सामने रखें एंड प्लान उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ते रहें। चलिए देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। पिछली बार ये नहीं था लेकिन इस बार इसको ऐड किया गया है। देखिए, काफ़ी इजी टॉपिक है। मैंने तो देखिए इसको स्पेक्ट्रम से पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत एक जानी मानी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, लेकिन वो काफ़ी मोटी है। अगर इसके अंदर कुछ रह जाएगा, वैसे रहेगा नहीं, लेकिन अगर कुछ रह भी गया तो वो पॉइंटर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट बना के रखिएगा एंड चैनल को रेगुलरली फॉलो करिए, क्योंकि हो सकता है अगर आज कोई एक आधी बात रह जाती है तो वो कल के अंदर बताई जाएगी, कल रह जाएगी तो परसों बताई जाएगी, तो आपको डेली वीडियोज़ फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। आप चाहें शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और आप चाहें तो PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, नेशनलिज्म 1858 से 1990 तक और मास नेशनलिज्म 1919 से 1942 तक। तो ये GK एंड GS के लिए है। सबसे पहले देखिए हम यूनिट 1 के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। एक तो हम करने वाले हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, देन पॉलिटिकल अवेकनिंग जो कि 1858 से 1885 तक, देन नेशनलिज्म 1885 से 1919 तक, फिर मास नेशनलिज्म जो कि गांधी जी के अंडर है 1919 से 1942, एंड फिर कुछ की डेट्स एंड लीडर्स और उनके एक्ट्स भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 है, यानी कि जो 1857 की क्रांति है, उसको सिपॉय म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, और ग्रेट रिबेलियन भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स एरिया के अंदर, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल ओवर इंडिया हुआ था, नॉर्थ इंडिया तक ज़्यादा सीमित था, बट ये ब्रिटिश रूल के लिए रजिस्ट प्रोवाइड कर रहा था कि हमें अब तुम्हें फॉलो नहीं करना है, अब इंडिया के अंदर इंडिया का ही रूल चलेगा। रूल ना चले लेकिन हमें हमारे हक चाहिए। बेसिकली हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये मिलिट्री म्यूटिनी की तरह शुरू हुआ था, कि सिपाही विद्रोह की तरह शुरू हुआ था, लेकिन फिर आप देखोगे कि इसके अंदर पीजेंट्स ने, जमींदार्स ने, प्रिंसेस ने, इन सब ने हिस्सा लेना जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि कुछ तबका देखिए ऐसा भी था जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इन सबको प्रॉब्लम्स थी, ग्रीवेंसेस थे, शिकायत थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। वीडी सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है अपनी 1909 की बुक के अंदर। वीडी सावरकर के बारे में भी पूरी वीडियो आएगी चैनल के ऊपर, ऑलरेडी भी अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब अगर हम रिवॉल्ट के कारणों की बात करें, यस, सो पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे, राजनीतिक कारण क्या क्या थे। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से काफ़ी सारी जो स्टेट्स थी, देखिए पहले उस टाइम पे ऐसी स्टेट्स नहीं होती थी जैसे कि आज के टाइम पे है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स होती थी जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स। तो झांसी, नागपुर, सतारा, अवध, इन सबको कैप्चर कर लिया गया। अवध का जब एनेक्सेशन हुआ तो उसी की वजह से जो नवाब वाजिद अली शाह थे और जो सिपाही थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर सब्सिडरी अलायंस आ गया, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे उनकी पावर्स जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। मीन्स उनको कोई सॉवरेनिटी नहीं रही, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। फिर इसके बाद जो बहादुर शाह जफ़र थे उनकी तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई थी। एक तो वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, फिर उनकी बात कोई नहीं सुनता था। इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो ही रहा था, यानी कि इंडिया से भर भर के जो धन था वो ब्रिटिशर्स अपने वहाँ पर लेकर जा रहे थे।
बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था ज़मीन पर, पीजेंट्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, जो भी व्यापारी जो थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप चलती है और क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, और जो ब्रिटिशर्स थे वो मशीन से गुड्स बना रहे थे जिसकी वजह से उनके गुड्स थे सस्ते, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिश के चीप गुड्स आ गए। ज़मींदारी राइट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि अब कोई ज़मींदार नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थे वो लोग फेस कर रहे थे। फिर अगर हम सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ की बात करें तो ये तो सबको पता ही है कि फोर्सफुली लोगों को डर था कि हमें ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। विडो रीमैरिज होने लग गई, सती अबॉलिशन हो गया, विच इज़ गुड। सती अबॉलिशन खत्म होना अच्छी बात है, विडोज़ की रीमैरिज होना अच्छी बात है, लेकिन इसको ख़त्म किया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से इंडियंस को प्रॉब्लम थी। फिर आ गया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया से बाहर जाकर काम करना ही करना पड़ेगा। इससे भी लोग नाराज थे। फिर वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, जो पाश्चात्य जो शिक्षा थी वो भारत के अंदर फैल रही थी, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उसके ऊपर डर था कि अगर हम बाहरी शिक्षा को लेंगे तो फिर हमारे इंडिया का क्या होगा। इसके अलावा मिलिट्री कॉजेज़ भी थे, जैसे कि एनफील्ड राइफल, जिसके अंदर ये विश्वास किया जा रहा था कि इसके अंदर काउ एंड पिग फैट है एंड ये इंडियंस के खिलाफ है, तो ये भी रीज़न था। फिर जो सोल्जर्स थे उनको कम पेमेंट की जाती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स, और उनके साथ नस्लीय भेदभाव भी होता था, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। इंडियन सोल्जर्स आउटनंबर्ड ब्रिटिशर्स 5:1, यानी कि बहुत जो रेशो आप देखो कितना हाई रेशो में डिफरेंस है, 5:1, यानी कि जहाँ 5 ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वहाँ पे सिर्फ एक इंडियन सोल्जर्स को लिया गया, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इंडियन सोल्जर्स जो थे वो 5 थे और ब्रिटिश सिर्फ 1 था, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कम होते तो फिर तो कॉन्फिडेंस कैसे आता। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के अंदर, बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह शुरू कर दिया, और ये मैंने आपको 1857 की क्रांति जो राजस्थान की पढ़ाई है उसमें भी पढ़ाया है। चलिए आगे आ जाते हैं, कुछ इवेंट्स देखते हैं, जैसे कि 29 मार्च 1857 को, ध्यान रखिएगा क्योंकि फैक्ट्स ही पेपर में पूछे जाएंगे, कहानियां नहीं पूछी जाएंगी, फैक्ट्स आपको याद करने हैं। मंगल पांडे ने ब्रिटिशर्स के सर्जन के ऊपर बैरकपुर के अंदर गोली दाग दी, यानी कि एक तरीके से फायर कर दिया, और उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। 10 मई को जो मेरठ था वहाँ पे विद्रोह हो गया और दिल्ली की तरफ लोग चले गए। 11 मई को बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित कर दिया गया और दिल्ली को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। जून 1857 में नाना साहिब कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, तांतिया टोपे गुरिल्ला जो कैंपेन था वो चला ही रहे थे। सितंबर में ब्रिटिशर्स ने वापस से दिल्ली को कैप्चर कर लिया, बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। नवंबर के अंदर ब्रिटिशर्स ने लखनऊ को भी वापस से रिकैप्चर कर लिया और जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई। नवंबर नेपाल, एनएनसी याद रख लेना। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के अंदर लड़ते लड़ते मर गई। जुलाई 1858 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, अब उन्होंने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसकी वजह से जो कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया और जो क्राउन रूल था वो स्टार्ट हो गया। नवंबर 1858 के अंदर, नवंबर 1858 के अंदर जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने प्रोक्लेम किया कि अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडियन कस्टम्स के अंदर। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। मेजर लीडर्स एंड देयर सेंटर्स। हाँ, बहादुर शाह जफर कहाँ के थे? बहादुर शाह जफर दिल्ली के थे, दिल्ली में थे, सेंटर इनका दिल्ली में था। सिंबॉलिक हेड थे, यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए थे, वैसे वो कुछ काम कर नहीं रहे थे, अगर हम थोड़ा सा साफ शब्दों में बात करें। हाँ जी, फिर हम देखें तो नाना साहिब कहाँ थे? कानपुर में थे, नाना साहिब कानपुर में थे और फ्लेड आफ्टर डिफीट, यानी कि जब ये हार गए तो ये एक तरीके से भाग गए थे और इन्होंने कानपुर के अंदर काफ़ी तबाही मचाने की कोशिश की थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और लड़ते लड़ते मर गई ग्वालियर के अंदर। बेगम हजरत महल लखनऊ के अंदर थी, अवध, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि जब नवाब वाजिद अली शाह को पकड़ लिया गया था तो वो अपने बेटे को नवाब घोषित करना चाहती थी। तांतिया टोपे ग्वालियर कानपुर से थे, ठीक है, कानपुर
कानपुर से ध्यान रखेंगे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मरी ग्वालियर में थी, डेथ उनकी ग्वालियर में हुई थी, लेकिन कानपुर और ग्वालियर से दोनों से कौन लिंक थे? तात्या टोपे। आपने देखा होगा राजस्थान में भी ये काफ़ी जगह पर आए थे। और वैसे कानपुर से नाना साहेब थे, कमांडर थे, 1859 तक लड़े, लेकिन बाद में इनको इन्हीं के दोस्तों ने या लोगों ने बता दिया था कि ये कहाँ पर हैं और इनको फांसी दे दी गई थी। खान बहादुर कहाँ? बरेली के अंदर थे, और रोहिलखंड के अंदर इन्होंने रिवॉल्ट जो था वो छेड़ा था। मंगल पांडे बैरकपुर के अंदर और पहले थे जो कि रिवॉल्ट जिन्होंने किया, और एक उनको नेशनल मार्टिर के तौर से घोषित किया गया। क्या कारण थे फेलियर के? कुछ भी प्लान्ड नहीं था, सब कुछ अनप्लान्ड है ना। कुछ नहीं पता कब क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया तक ही फोकस था। साउथ और ईस्ट इंडिया वाले लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। आउटडेटेड वेपन्स थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न आर्म्स थे। सिख, गोरखा, सिंधीज ये सब ब्रिटिशर्स के साथ थे, इंडियन सिपॉइज के साथ नहीं थे। पॉलिटिकल एंड सोशल के बारे में बात करें, कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, सब अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, वो बिल्कुल भी रिवॉल्ट के अंदर शामिल नहीं हुए। मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स ने भी इसको अपोज किया कि हमारा ट्रेड रुक जाएगा। हालांकि जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज थे वो तो बिल्कुल तबाही हो चुके थे, लेकिन जिन लोगों का काम चल रहा था वो साथ नहीं देना चाहते थे। और ब्रिटिशर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज़ किया ताकि उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहे एंड इंडियंस जो हों वो काफ़ी जल्दी हार जाए। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ब्रिटिश क्राउन शुरू हो गया, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आ गया 1858 में कि अब सब कुछ वहीं से रिलेटेड होगा। लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल होते थे 1857 तक, लेकिन अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वाइसरॉय, और पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। आर्मी जो थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, जो रेशो था ब्रिटिशर्स का उसको भी इंक्रीज किया गया। एंड अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, यानी कि लोगों को पहले हम अलग करेंगे और फिर इनके ऊपर राज करेंगे। रीजनल एंड कम्युनल डिविजन्स एक्सप्लॉइटेड, बुरी तरीके से एरियाज को, कम्युनिटी को, हिंदू मुस्लिमों को, इन सबको लड़ाना शुरू किया। ब्रिटिशर्स वॉन इंडियाज लॉयल्टी विया प्रिंसेस, जिन लोगों ने, जिन प्रिंसेस ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ब्रिटिशर्स ने भी उनका वार में साथ दिया। और हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी खत्म हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि जो जन जागरण जो होता है, जागरण जो होता है, जो जन चेतना होती है, वो जाग गई लोगों के अंदर। और ये हाँ ज़रूर हो गया कि अब इस तरीके से तो इंडिया में नहीं चलेगा, एक शुरुआत जो थी वो हो गई थी। चलिए, ये आपका यूनिट फर्स्ट था 1857 का रिवॉल्ट। अब 1858 से लेके 1885 तक क्या हुआ, जिसको हम पॉलिटिकल अवेकनिंग कहते हैं। 1857 के बाद जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे उनकी वैल्यू वो ज़्यादा नंबर में हो गए एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट 1857 ब्रिटिश पॉलिसीज़, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1857 के बाद एक बहुत ही ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही मीन्स बच के चलने लग गए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इंडिया के कस्टम्स में, इंडिया के रिलीजन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहा, यानी कि पैसों की लूटपाट वो लोग कंटिन्यू करते रहे। एक नए इंग्लिश एडुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास उभरी जिन्होंने जान लिया कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही कुछ होगा। यहाँ पे कुछ समाज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ उनके फाउंडर्स हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज 1828 के अंदर, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया, सती एबॉलिश किया इसने, चाइल्ड मैरिज, विमेन के एजुकेशन को प्रमोट किया, नेशनल रिलीजन को प्रमोट किया। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आए गए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, कास्ट में भेदभाव ना हो, इसको इन्होंने ओपोज किया। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने नारा दिया कि बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, आइडियल वर्शिप, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया, हिंदी को प्रमोट किया। रामकृष्ण मिशन स्वामी, अगर आपको देखिए थोड़ा सा, मैं एक सेकेंड बात कर ही लेती हूँ, अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो देखिए ये रिवीजन वीडियोस है, अगर मैं इस हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक्स वगैरह बना लें और इसको याद करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि कंप्लीट बहुत ज़्यादा करना है और अब तो याद करना ही होगा, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा हो कि ये मुझे याद नहीं है तो उसको आप लिख लें, बस उन पॉइंट्स को लिख लें। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, है ना, अराइज, अवेक एंड डोंट वेट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड, हिंदू रिवाइवलिज्म ग्लोबली।
थियोसॉफिकल सोसाइटी किसकी है? देखिए इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश के लोग हैं एनी बेसेंट, ऑलकॉट, मैडम ब्लेवेट्स्की। इन्होंने कहा कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को रिवाइवल करना होगा। एनी बेसेंट ने बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड भी किया था। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, जिसमें MAO कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, कि मुस्लिम्स को भी पढ़ना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने फाउंड की थी, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर थे। 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को, यानी कि साल जो है वो खत्म ही होने वाला है ना। दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के बाद नया साल ही आ जाता है, तो उससे 3 दिन पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई। कब? बॉम्बे के अंदर। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे। 72 डेलीगेट्स ने जो पहला सेशन था वो अटेंड किया था। एम क्या था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें जो भी शिकायतें हैं वो हम ब्रिटिश तक पहुंचा सके, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले सेफ्टी वाल्व की तरह कहा गया, और ये इसलिए, जैसे प्रेशर कुकर में आप देखते हो ना कि सेफ्टी वाल्व होता है, कि इससे पहले कुकर फट जाए तो सीटी बजने लग जाती है, कि इस तरीके से इसको माना गया। मॉडरेट फेज क्या है कि हम लिख कर प्रेयर्स, पिटिशंस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। कौन कौन रिक्वेस्ट करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। आप देखिए ऐसे रख लीजिए, गोपाल कृष्ण बहुत पुराना नाम चला आ रहा है, दादा भाई, दादाजी पुराने मीन्स एजिड होते हैं, फिरोज शाह भी इसके साथ याद रख लीजिए, मेहता, तारक मेहता कितने साल टाइम से चलता रहा है, तो ये पुराने टाइप के हैं, मॉडरेट्स हैं। और इनकी डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन हो जाए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम हो, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो। दादा भाई नरोजी ने ड्रेन थ्योरी भी दी कि इंडिया का जो वेल्थ है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, एंड सिर्फ 23% से घट के सिर्फ 3% जो इंडिया के थे वो वर्ल्ड ट्रेड रह गया था एक्सपोर्ट्स के मामले में। ये स्पेक्ट्रम में डाटा गिवन है। कुछ वाइसरॉय एंड उनकी पॉलिसीज को देखते हैं। चलिए देखिए कुछ वाइसरॉयज एंड उनकी कुछ पॉलिसीज। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे, जो गवर्नर जनरल के बाद वाइसरॉय बनने शुरू हुए। क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट आ गया था 1858 में, फिर इसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आया था 1861 में। लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग प्रेस को पूरी आज़ादी नहीं थी लिखने की, एंड इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। फिर लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही आर्म्स एक्ट भी आया 1878 में, और दिल्ली दरबार भी लगा था, ध्यान रखिएगा। VAD, वैड कुछ करके याद रख लीजिए। लॉर्ड रिपन के टाइम पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई, पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में। अगर मैं ये आपको हर कंट्रोवर्सी या हर एक्ट को समझाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैराथन का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली जैसे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी या फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, चाहे मुझे कोई शॉर्ट्स बनाकर बताना हो, बट आप लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक थे, जहाँ पे बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ, लेकिन इसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म आया। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की 1885 से 1919 तक। तो लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, ये सब हमने देखे, एंड इससे पहले कौन से देखे थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब 1885 से बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट्स का बोलबाला था, यानी कि अब हमें मॉडरेट नहीं बनना है, अब हमें हक छीनना पड़ेगा। बंगाल का पार्टीशन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चली, होम रूल लीग बना, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स आए। सबसे पहले देखिए 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन हो गया, यानी कि बंगाल विभाजन हो गया, टर्निंग पॉइंट था। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को कहा कि हम कन्वीनियंस के लिए, कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम थोड़ा सा अलग अलग बंगाल को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, बट उनका मेन पर्पस था हिंदू और मुस्लिम को बांटना। और ये एक मास मूवमेंट बन गया, जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, कि हम ब्रिटिशर्स जैसे आत्मनिर्भर है, कि हम ब्रिटिश गुड्स को नहीं अपनाएंगे, हम अपने गुड्स को बनाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट था कि हमें ब्रिटिश के गुड्स नहीं लेने, हमें इंडियन मेड गुड्स को यूज करना है। जो फॉरेन क्लोथ थे उनको पब्लिकली जलाया गया, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो इंडिया की ही जो पहले से इंडस्ट्रीज थी, उनको रिवाइव किया गया। इसके लीडर्स कौन कौन थे? देखिए वहाँ पे मैंने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, और कौन बताए थे? फिरोज शाह मेहता।
एक्सट्रीमिस्ट में लाल गंगाधर तिलक बोल रही हूँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रा पाल। इसके साथ औरोबिंदो घोष भी आपको याद रखने हैं। वंदे मातरम एक एंथम बन गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गाना है, ठीक है, सॉन्ग है। एंड पार्टीशन जो था वो 1911 में ख़त्म कर दिया गया। जो पार्टीशन 1905 16 अक्टूबर को हुआ था वो 1911 में ख़त्म किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर 1907 में हुआ ग्रेट स्प्लिट, यानी कि मॉडरेट्स अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। मॉडरेट्स में आप नाम देख सकते हैं, ये एमजी रैनेडे, मेहता, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं एक्सट्रीमिस्ट में देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रा पाल जिसको लाल बाल पाल कहते हैं, औरोबिंदो घोष। ये लोग क्या करते थे? ये लोग खत लिखा करते थे, पिटीशंस किया करते थे, ये लोग मारते थे, लड़ते थे, ठीक है। ये लोग रिफॉर्म्स चाहते थे कि आप सही तरीके से काम करें। ये कहते थे सही तरीके से नहीं, यहाँ से जाओ, सेल्फ रूल हमें चाहिए। ये लोग कहते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वही हमें फ़ायदा प्रोवाइड करेगा। मॉडरेट्स ये कहते थे कि वो हमें हक देंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ये कहते थे नहीं, ये बिल्कुल लुटेरे हैं, ये ख़त्म हो जाने चाहिए। ये एजुकेटेड लोग थे और ये थे आर्टिसंस, पीसेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये यहाँ तक इन लोगों तक पहुँचे, मीन्स इन लोगों को भी इन्होंने शामिल किया, आर्टिसंस को यानी कि जो क्राफ्ट्समैनशिप करते हैं, और किसानों को, स्टूडेंट्स को। ये एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ थे। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो मॉडरेट्स के साथ थे। ये देखिए आज भी है, जब हम ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो हमें कंफर्ट जोन मिल जाता है, और उस कंफर्ट जोन को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है, लेकिन बिलीव मी हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे हमने ये देखा है कि कोई पियोन होता है या कोई क्लीनिंग वाला होता है, वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, यहाँ से हम छोड़ेंगे हमें वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो पढ़े लिखे लोगों को बोलते ना, रिस्पेक्ट का एंड कंफर्ट का ये बहुत ज़्यादा लालच हो जाता है। और जो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको वैसा काम आता है, तो वो लोग क्या होता है कि ठीक है हम तो कहीं भी जाके काम कर लेंगे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही प्रॉब्लम थी मॉडरेट्स के साथ कि पढ़े लिखे लोग थे। पढ़ना लिखना भी कहीं ना कहीं देखिए, ऑब्वियसली इट्स गुड, वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, सभ्यता सिखा जाते हैं कि अच्छा 10 लोगों के सामने इतना तेज नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड सीक्रेट सोसाइटीज। सबसे पहले अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904 के अंदर 1904 में वीडी सावरकर ने लंदन में बनाई थी, और इसका एम था कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन, सशस्त्र विद्रोह करना है, और नासिक कॉन्स्पिरेसी भी इसके साथ की गई। अभिनव भारत, अभिनव से आप ध्यान रखिएगा कि अभिनव नासिक। फिर अनुशीलन समिति बंगाल में, ब से याद कर लीजिए, बरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। अलीपुर बॉम्ब केस भी हुआ, और जो खुदीराम बोस थे उनको मार भी दिया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। औरोबिंदो घोष जो थे वो भाग गए, और वो बाद में स्पिरिचुअलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में फाउंड की। इसका एम भी यही था कि हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है। गदर न्यूज़पेपर भी आया था। मुजफ्फर बॉम्ब केस हुआ था, खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। वाइसरॉय हार्डिंग जो थे उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था दिल्ली दरबार में, लेकिन हालांकि वो मरे नहीं थे। और जो मदन लाल ढींगरा थे उन्होंने लंदन में कर्जन वाइली को गोली से उड़ा दिया था। ये कुछ की रिवॉल्यूशनरी एक्ट्स हैं। फिर देखिए 1909 से लेके 1919 तक। सबसे पहले 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आया, जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिए गए मुस्लिम्स के लिए कि मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू लोग हिंदू को वोट करेंगे। तो इससे जो कम्युनिटी डिवीजन था वो स्टार्ट हो गया, और इंडियंस को वॉइसरॉय काउंसिल के अंदर नॉमिनेट भी किया गया। फिर आया होम रूल लीग, जो कि बाल गंगाधर तिलक का अप्रैल 1916 में आया था, और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में आया था। जो तिलक का था वो आया था कहाँ पे, पूना में, और जो एनी बेसेंट का था वो आया था मद्रास में, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। फिर लखनऊ पैक्ट आया 1960 में। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको शो किया गया। तिलक और जिन्ना के बीच में, मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में कुछ नेगोशिएशन हुए, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अपना दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम को मिलाया गया, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अपनाया भी गया। फिर मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आया, जहाँ पे कहा गया कि ठीक है हम इंडियंस को पार्टिसिपेट कराएंगे एंड सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे कि जिनको आप अपने आप गवर्न कर सकते हैं। फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जहाँ पे बिना ट्रायल, नो वकील, नो दलील, नो अपील, एंड आपको बिना कुछ कहे अरेस्ट कर लिया जाएगा।
और गांधी जी ने कहा कि अब हम सत्याग्रह करेंगे। जलियांवाला बाग 1919 के अंदर जो ओ डायर जो था, जिसको फिर लंदन में उधम सिंह ने जो था वो मारा भी था, 379 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। पीसफुली वो आराम से बैठे थे, धरना दे रहे थे और जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। हालांकि 379 लिखा है, बट अगर हम रियलिटी में बात करें तो 1000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। मोन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, जिसके अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जैसे कि यूनियन लेजिस्लेचर भी होगा, स्टेट भी होगा, तो ऐसे डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस के अंदर, जिसके अंदर नेशनलिस्ट जो थे वो नाराज थे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। देन हम बात करते हैं मास नेशनलिज्म की। 1919 से 1994 अब काफ़ी सारे लोग मिलकर जो हैं वो साथ देने वाले हैं। गांधी जी की एंट्री होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, इंडिपेंडेंस का रास्ता खुलेगा। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी की एंट्री। इसको आप केक से याद रख लेंगे कि गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से आए 1915 में वापस। उनका वेपन था सत्याग्रह, कि सच बोलो, वॉयलेंस मत करो। और इन्होंने सबसे पहले चंपारण बिहार के अंदर इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ इसको यूज़ किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने जेन्युइन मास मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट किया। 1917, 1918, 1919 तीन आपको साल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल एंड फिर रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था कि हम इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, उससे हमारे खेत खराब होते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर कुछ राजकुमार कुछ ऐसे पर्सन का नेम था, वो शायद अभी आ भी जाए। फिर खेड़ा सत्याग्रह क्या था कि जो रिवेन्यू जो रिलीफ है, जब हमें फेमाइन हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो उसके लिए आप हमें रिवेन्यू रिलीफ प्रोवाइड करें गुजरात में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर 35% वेज हाइक मांगना गया और इसके अंदर अनु पत्नी कुछ ऐसी थी, अनु बहन कुछ ऐसी थी, और मतलब दो भाई बहन ही थे। अभी इनका नाम मैं देखती हूँ और यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ, अदरवाइज आई ऑल्सो हैव अ बुक। रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ था कि जो काला कानून है ये क्यों आया है, और जलियांवाला बाग जो था वो मैसेक्रे को फॉलो किया गया, ठीक है, कि भाई ये क्यों हुआ है, रॉलेट सत्याग्रह। देन देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922, सितंबर 1920 में शुरू किया गया। यहाँ पे कहा गया कि हम गवर्नमेंट के किसी स्कूल कॉपरेट नहीं करेंगे, यानी कि ना स्कूल से, ना कॉलेज से, ना कोर्ट से, ना काउंसिल से हम कोई टाइटल नहीं देंगे। जैसे पहले राजा राम मोहन रॉय जैसे राजा दे दिया, महाराजा दे दिया, ये सब नहीं लेंगे। स्वदेशी पर हम फोकस करेंगे, यानी कि खादी हम पहनेंगे। और खिलाफत इशू को भी इसके साथ लिंक किया गया नॉन कॉपरेशन में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसके अंदर थी, ठीक है। अच्छा, अब इसका वो क्या हुआ भाई, चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 में, जिसके अंदर 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए और गांधी जी को जो मूवमेंट था वो वापस लेना पड़ा। और काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल तक की उनको सज़ा दे दी गई, जेल में उनको भेज दिया गया। इसके बाद साइमन कमीशन एंड लाहौर कांग्रेस। तो साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगे। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था और ये आए थे कि हम आपके कंट्री में कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में और उनके ऊपर, सर के ऊपर लाठियां बरसाई गई और लाठियां बरसाने के बाद जो वो थे उनको उनकी डेथ हो गई लाला लाजपत राय की। फिर भगत सिंह ने और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार दिया बदले में, क्योंकि सॉन्डर्स ने ही लाठियां बरसाई थी। भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार दिया। और फिर लाहौर कांग्रेस जो दिसंबर 1929 में, तब नेहरू ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई सेल्फ गवर्निंग नहीं चाहिए, हमें आधा स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1930, इसीलिए आज के दिन भी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया कि हम इस दिन पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएंगे। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी समय लग गया इंडिया को पूरा आज़ाद होने के लिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च के बारे में अगर बात करें तो ये 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह, या इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, 241 माइल्स चले थे, यानी कि कुछ 375 किलोमीटर, आई थिंक 385 किलोमीटर। साबरमती आश्रम से शुरू हुए, दांडी तक पहुंचे। 78 फॉलोअर्स इनके साथ थे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 72 डेलीगेट्स थे और यहाँ पर 78 फॉलोअर्स थे कि हमें जो सॉल्ट टैक्स लगाया है हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। और ये
5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे डांडी के अंदर और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाया। 12 मार्च को ये चले थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया कि हम ना कोई टैक्स देंगे, हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करते हैं, कोर्ट्स को बॉयकॉट करते हैं। करीब करीब 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया और गवर्नमेंट ने बुरी तरीके से लोगों को पीटा, इंडियंस को पीटा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात हुई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन एक्ट आया जिसके थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और फिर गांधी जी ने यहाँ हामी भरी कि ठीक है मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए तो वहाँ कुछ खास हुआ नहीं और जिसकी वजह से मूवमेंट जो थी वो दोबारा से शुरू हो गई और फिर फाइनली ख़त्म हुई 1934 में। इसी बीच में एक कम्युनल अवार्ड आता है 1932 में जो कि रैमसे मैकडोनल्ड ने प्रपोज किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। वही इंडियंस हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम नेता को वोट करेंगे। गांधी जी ने पूना फास्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर फाइनली एक पूना पैक्ट साइन हुआ किसके साथ? अंबेडकर के साथ। आइए अब कुछ हम रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म देखते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, रास बिहारी बोस की इन्होंने हमारे इंडिया के लिए क्या क्या किया है। भगत सिंह हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 1928 के अंदर फाउंड करी थी। सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था BK दत्त के साथ मिलकर और इनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को राजगुरु एंड सुखदेव के साथ। बॉम्ब BK दत्त के साथ फेंका था और फांसी राजगुरु और सुखदेव के साथ हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, मैं आज़ाद हूँ, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, अपने आप को खुद को गोली मारी थी एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर 27 फेब 1931 के अंदर। सुखदेव थापड़, इन्होंने नवजीवन भारत सभा को फाउंड किया था। भगत सिंह और राजगुरु के साथ इनको लटकाया गया था। रास बिहारी बोस ने लाहौर कॉन्स्पिरेंसी की थी 1951 में। जापान ये चले गए थे और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने फाउंड की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को भी इन्होंने फाउंड करने में हेल्प की थी सुभाष चंद्र बोस से। उन्होंने ही INA फाउंड किया था। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1938 में। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर 1941 में वो इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। फिर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, मैंने शायद पहले एसोसिएशन बोल दिया, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करते हैं। 1943 में नारा देते हैं दिल्ली चलो और ये भी नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। देन कम्स क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर, करो या मरो। बॉम्बे में ग्वालियर टैंक है जहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया करो या फिर मरो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि इमीडिएटली जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। सभी जो लीडर्स थे उनको चंद कुछ घंटों में अरेस्ट कर लिया गया। नेहरू, पटेल, आज़ाद सबको अहमदनगर फोर्ट के अंदर बंद कर दिया गया। लीडरलेस हो गए, लीडर नहीं रहा। मास जो था, पब्लिक जो थी, उनके साथ कोई लीडर नहीं रहा। कम्युनिकेशन लाइंस जो थी उनके ऊपर अटैक किया लोगों ने। जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक किया। JP नारायण एंड जो राम मनोहर लोहिया थे वो हजारीबाग से अंडरग्राउंड मूवमेंट चला रहे थे। ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली अगेन मार के लोगों को सप्रेस किया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। बहुत जगह पर फायरिंग भी हुई। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक से कांग्रेस का फ्लैग लहराया। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चला रही थी ताकि न्यूज़ जो है वो फैले। शोड ब्रिटिश, इंडिया ने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि अब ज़्यादा दिनों तक आप हमें रोककर नहीं रख पाओगे, अब ब्रिटिश राज का अंत होने ही वाला है। इसके बाद एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और है, अगर मुझे वो लगेगा तो वो भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। बाकी अब थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डेट्स, एक्ट्स एंड वो सब देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकली समरी देख लेते हैं। देखिए 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और फिर मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी वो सब हमने देख लिया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जहाँ पे कंपनी का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया एंड क्राउन रूल शुरू हो गया। पहले वाइसरॉय कैनिंग बने। 1857 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज, सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना एंड ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज फाउंड किया था। 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया। आई थिंक ये लॉर्ड लिटन वाला है, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन, ये और आर्म्स एक्ट, हाँ लॉर्ड लिटन वाला है, ठीक है।
देन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई, एओ ह्यूम ने की, पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, पहले प्रेसिडेंट WC व्योमचंद्र बनर्जी थे। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड हुई ढाका के अंदर। फिर 1907 के अंदर सूरत स्प्लिट हो गया, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट हो गए, कांग्रेस डिवाइड हो गई। 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म की सीड जो थी वो बो दी गई। 1911 में जो बंगाल पार्टीशन था उसको ख़त्म किया गया, कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की गई। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1916 में लखनऊ पैक्ट आया जो कि कांग्रेस और मुस्लिम को मिला दिया गया। तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने मद्रास के अंदर, ठीक है। उन्होंने आई थिंक जून में, इन्होंने सितंबर में, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसी के साथ खिलाफत मूवमेंट को लिंक किया गया। 1922 में चौरी चौरा कांड आया जिसकी वजह से गांधी जी को 6 साल के लिए अरेस्ट भी किया गया। 1927 में साइमन कमीशन, क्योंकि सभी ब्रिटिशर्स थे, इंडिया नहीं थे। और फिर 1928 में लाला लाजपत राय की सर के ऊपर लाठियां पड़ने से डेथ हो जाती है और भगत सिंह सॉन्डर्स को मार देते हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई एंड 12 मार्च को डांडी मार्च शुरू किया गया 1930 में। फिर गांधी इरविन पैक्ट आया। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लटका दिया गया 23 मार्च को, और उससे एक महीने पहले ही आज़ाद जो थे वो एल्फ्रेड पार्क के अंदर मर गए थे, ठीक है। खुद को उन्होंने गोली मारी थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जहां पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई और सेंटर पे डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस किया गया, अगेन यूनियन एंड स्टेट, और बर्मा जो था वो इंडिया से अलग कर दिया गया। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन आया, 1939 में कांग्रेस जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया एंड फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, मुस्लिम लीग एंड अगस्त ऑफर भी आया 1940 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर के अंदर बनाई, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वाला नारा दिया। 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स होने लग गए रेड फोर्ट पे, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और म्यूटिनी हुई, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई एंड इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई बाय नेहरू। देन 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बन गए। ये कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसके अलावा भी आई एम टेलिंग यू कि अगर मुझे कुछ लगेगा कि ये भी पढ़ाना चाहिए तो, क्योंकि मैंने 20 मई तक प्लान बनाया है, स्कूल में थोड़ा सा बर्डन है 15-16 मई तक, उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे क्योंकि वेकेशंस हो जाएंगी, तो तब कोशिश मैं ज़रूर करूँगी तब भी आपको कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करूँ ताकि जो फर्स्ट पेपर है उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ आप मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश डेली बेसिस पर करते रहें। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने लिखी है, 1857 को वॉर कहा है, म्यूटिनी नहीं कहा। आनंद मंठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, वंदे मातरम पहली बार इसके अंदर पाया गया। दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ही ड्रीम थ्योरी दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है और ये मेंडले जेल के अंदर लिखी गई और इसमें कहा गया कि गीता जो है वो एक्शन के लिए बोलती है ना, इंटरप्रेटेड गीता फॉर एक्शन, की युद्ध के लिए जो है वो कभी कभी उठना पड़ता है। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज, यहाँ पे फ्री इंडिया का विजन दिखाया एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन को बेकार बताया। 1944 में जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि अहमदनगर जेल में लिखी गई थी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को प्रोमोट करती है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ मैं। 1857 रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, किसने कहा? वी डी सावरकर ने कहा। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग 1858 में। पहलास्ट वॉइस रॉय कौन थे? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की? एओ ह्यूम ने 1885 में। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, पहले प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। दांडी मार्च 241 माइल्स 385 किलोमीटर 12 मार्च से शुरू होगी, 6 अप्रैल 1930 तक चलेगी।
जलियांवाला बाग मैसेक्रे 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बैसाखी वाले दिन हुआ। जनरल डायर ने मारने की ऑर्डर दिए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी लाहौर के सेंट्रल जेल में। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। डू और डाई का नारा दिया गया। इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर फॉर्म की थी। स्वराज मेरा बर्थ राइट है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। पाकिस्तान रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को पास किया। कब? लाहौर के अंदर। चौरी चौरा मूवमेंट 5 फैब 1922, 22 पुलिसमैन ही 22 पुलिसमैन को मारा गया था। गांधी जी को नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा और गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। डायरची किसने इंट्रोड्यूस किया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हिंदी में और है, वो अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आया है तो वो हिंदी में देख सकता है, अदरवाइज़ मैंने इंग्लिश ही यूज़ की है। वीडियो कैसी लगी लिखकर ज़रूर बताइएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। कोशिश करूँगी, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति हिंदी में, ताकि दोनों ही एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो। देखिए, 1857 की क्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है? हम इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है। महान विद्रोह इसको कहा जाता है। मेरे ख्याल से इजी है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। और ये भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह था, यानी कि जिसमें वेपन्स हम उस टाइम के देखे एडवांस तो नहीं थे जैसे कि आज हैं, बट हाँ सशस्त्र था, यानी कि शस्त्रों के साथ जो विद्रोह था वो किया गया था। और वी.डी. सावरकर ने एक अपनी बुक भी लिखी है और जिसके अंदर इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। अब हम क्रांति के अगर कारण देखें तो काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे राजनीतिक कारण देखें तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, जिसकी वजह से झांसी, नागपुर, सतारा, इन सबको जो ब्रिटिशर्स थे उनको दे दिया गया था। फिर 1856 में अवध का भी विलय हो गया और 1856 में अवध का विलय हो गया, जिसकी वजह से जो नवाब वाजिद अली शाह थे और जो सैनिक थे वो असंतुष्ट हो गए, मीन्स दे आर नॉट हैप्पी। फिर सब्सिडरी अलायंस, जिसके अंदर ये हो गया कि आपको मीन्स जो भी मीन्स इंडिया के अंदर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको उनका साथ देना पड़ेगा। किसका? ब्रिटिशर्स का साथ देना पड़ेगा। तो जो भारतीय शासक थे उनकी शक्ति एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। मीन्स जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उन पर अब उनका कोई भी से नहीं रहा था। जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जो थे उनका अपमान किया गया, क्योंकि एक तो पहले बहुत बुजुर्ग थे। चलिए, ये थे हमारे राजनीतिक कारण। अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपने देखा कि भारत जो है उस टाइम पे कुछ 23% से जो वर्ल्ड का जो ट्रेड था वो घटकर सिर्फ 2 या 3% रह गया था। तो भारत से धन का जो था वो ब्रिटेन के अंदर प्रवाह हो रहा था। किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे। जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे और जितने भी जो सस्ते ब्रिटिश सामान से जो भारतीय व्यापार था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि भारत के अंदर क्राफ्ट्समैनशिप चलती थी और ब्रिटिशर्स जो थे वो मशीन से प्रोडक्ट्स बनाते थे, जिसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते थे और जिसकी वजह से जो भारतीय व्यापार था वो क्या हो रहा था? ख़त्म हो रहा था। तो ये कुछ रीजंस थे। फिर अगर हम सामाजिक एवं धार्मिक कारण की बात करें तो ईसाई धर्म के अंदर जबरन परिवर्तन जो है वो कराया गया और इसका डर भी था लोगों को, और ये भी था कि अगर आप वो पानी क्रॉस करेंगे, समुद्र में जाएंगे तो उससे भी आपका जो धर्म है वो चेंज हो जाएगा, ये भी लोगों की मान्यता थी। सती प्रथा खत्म कर दी। देखिए, सती प्रथा खत्म करना अच्छी बात है, लेकिन किसी और के हाथों वो खत्म की गई, जिसकी वजह से थोड़े सा डिसअपॉइंटमेंट था। विधवा विवाह, ये जो सुधार किया गया, इससे मीन्स जो विडो रिमैरिज आया उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। फिर 1856 में 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया कि आपको जो सर्विस है वो देनी ही देनी पड़ेगी। पाश्चात्य मीन्स जो वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि हमारी जो परंपरा है वो फॉलो नहीं हो पाएगी। वहीं अगर हम सैन्य कारण की बात करें तो एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे वो
शुरू हो गए, जिसकी वजह से गाय और सूअर की जो चर्बी थी उसकी अफवाह फैल गई। भारतीय सैनिकों का वेतन बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। नस्लीय भेदभाव बहुत होता था कि आप गोरे हो, हम काले हैं, ये सब बहुत होता था। और भारतीय सैनिक अधिक संख्या में 5:1 रख दी गई, यानी कि जोर जो है वो सारा इंडियंस पे डाल दिया गया। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब। मुख्य घटनाएं की अगर हम बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। 10 मई को 11 मई को बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया गया, यानी कि ठीक एक दिन बाद। कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर के अंदर 1858 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया था। ये मुख्य नेता हैं जैसे कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो दिल्ली में थे और मीन्स वो प्रतीकात्मक नेता थे, यानी कि बस उनको दिखाया हुआ था कि हाँ ये हमारे नेता हैं। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे। रानी लक्ष्मीबाई, फिर नाना साहिब जो हैं वो कानपुर से थे। विद्रोह का जो नेतृत्व था वो उन्होंने किया। तात्या टोपे, गुरिल्ला युद्ध ग्वालियर के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे गुरिल्ला युद्ध के लिए। बेगम हजरत महल, लखनऊ में, अवध में उन्होंने विद्रोह किया। असफलता के कारण क्या क्या हैं, तो देखिए सैन्य कारण क्या है। सैन्य कारण है कि एकजुट नेतृत्व का अभाव, यानी कि साथ नहीं थे इंडियंस, जिसकी वजह से, और इंडियंस भी साथ थे तो राजा साथ में नहीं थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। सीमित क्षेत्र था, सिर्फ उत्तर भारत था, साउथ इंडिया ने कोई साथ नहीं दिया। पुराने हथियार थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास नए हथियार थे, जिसकी वजह से हार रहे इंडियंस। राजनीतिक कारण क्या थे, कोई साझा लक्ष्य नहीं था कि हमें ये अचीव करना है। सब अपने अपने एम के लिए वर्क कर रहे थे। जो शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो व्यापारी थे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ब्रिटिशर से फायदा होता था, जो अच्छे व्यापारी थे। बाकियों को तो व्यापारियों को घाटा ही हुआ था। परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर एक एक्ट भी आया 1858 का, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, यानी कि अब वहीं से जो विक्टोरिया मैडम है वो सब कुछ डिसाइड करेंगी। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर वाइसरॉय का नाम आ गया और वाइसरॉय पहले कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। सेना का पुनर्गठन किया गया, दोबारा से सेना को बनाया गया। फूट डालो और राज करो नीति जो है वो अपनाई गई कि इन लोगों को अलग करो और फिर इनके ऊपर राज करो। राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया, लोगों के अंदर जो नेशनल फीलिंग थी वो थोड़ी सी उजागर हुई। राजनीतिक कारण की, अब हम राजनीतिक जो यूनिट 2 है, जैसे कि जो आज का मैराथन वीडियो है, उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो है राजनीतिक जागरण, यानी कि 1858 से 1885 तक, 1858 से लेकर 1885 तक। देखिए 1857 के बाद अंग्रेज जो थे वो सावधान हो गए थे कि हाँ ये लोग तो जाग गए हैं, ये लोग तो विद्रोह कर रहे हैं, और जो शिक्षित लोग थे वो भी ज़्यादा हो गए थे, मीन्स पढ़े लिखे लोग अब ज़्यादा हो गए थे, लोग पढ़ने लग गए थे, लिखने लग गए थे। तो कुछ सुधार आंदोलन जैसे किए गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया, और इसका मेन योगदान है वो ये है कि सती प्रथा खत्म हो गई थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद ने, इनका जो योगदान है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने ओपन किया, जहाँ पे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, यानी कि आप आध्यात्म को भी अपनाएं। फिर अलीगढ़ आंदोलन, जहाँ पे मुस्लिम शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, और ये सर सैयद अहमद खान की देन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भारतीयों की जो समस्याएं हैं वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाए, और ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के लिए कुछ काम करें। 1885 से 1905 तक, 1885 से लेके 1905 तक एक मॉडरेट फेज चला, यानी कि प्रार्थना लिखने वाला फेज चला, जिसको हम याचिका, प्रार्थना, विरोध। अब इसके प्रमुख नेता कौन कौन हैं, दादा भाई नारोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी और कहा कि जो भारत का धन है वो बाहर जा रहा है, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि 1885 से लेकर 1919 तक काफ़ी विभाजन होंगे, होम रूल लीग आएगा, ये सब आएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल का विभाजन करने के बाद इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दो, और परिणाम क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन किया गया। स्वदेशी आंदोलन क्या था कि हमें अपना सब कुछ करना है, हमें स्वदेशी बनना है। जैसे इस टाइम पे आत्मनिर्भर जो था वो चला था, तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ किया गया, वंदे मातरम जो था वो लोकप्रिय हो गया। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स जो थे वो ये चाहते थे कि प्रार्थना करके बात का हल हो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि उग्र आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, तो वो चाहते थे कि सुधार चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, पूरी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। अभिनव भारत, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, ये कुछ समितियां बनाई गई जो कि आंदोलन से ही रिलेटेड थी। 1909 में मॉडल मिंटो सुधार आया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जो कि काला कानून जिसको कहा जाता है, ना कोई वकील, ना दलील, और ना ही कोई अपील। जलियांवाला बाग 1919 में 13 अप्रैल को जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। यूनिट 4 गांधी युग, गांधी युग 1915 में वापस आ गए, सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। इनको हम केक से लर्न करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है अपना खेड़ा सत्याग्रह है, नहीं, पहले अपना कौन सा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है ना, के से, और फिर आपका ए से कुछ नहीं है, फिर के से आपका है खेड़ा सत्याग्रह, और ए से भी आना चाहिए, बीच में अहमदाबाद वाला आना चाहिए, जहाँ पे वो जो माइंस थी, मिल्स जो थी, उसका हुआ था, तो इसमें मिसिंग है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील के लिए विद्रोह हुआ था कि हमें नील नहीं उगानी है। खेड़ा सत्याग्रह इसलिए था ताकि जो टैक्स है उसमें माफ़ी की जाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आया, जहाँ पे जो सरकारी संस्थाएं थी उनका बहिष्कार किया गया, खादी को अपनाया गया। फिर चौरी चौरा घटना हो जाती है 1922 5 फरवरी को, जिसकी वजह से जो गांधी जी हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं, या फिर नमक कानून तोड़ना भी कहते हैं। 1942 में करो या मरो व्यापक जन आंदोलन था, सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। क्रांतिकारी नेता, सभी लोगों का मतलब है कि देखिए बिल्कुल ऑन द फुट फ्रंट पे नहीं लिया था कि भाई बिल्कुल फ्रंट पर लेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ से जो इंसान कर सकता था वो करने की कोशिश कर रहा था। क्रांतिकारी नेता भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे। और मुख्य पुस्तकें देख लीजिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने लिखी है, आनंद बंट बंकिम चंद्र ने लिखी है, हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी है। तो 1857 का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किसने कहा, सावरकर ने कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई। दांडी मार्च की दूरी 385 किलोमीटर थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ये हिंदी में था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसके साथ भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं और वो भी हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ओके।